ओके, तो ये बता दो फट से कि क्या था, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट था क्या? तुम ही बता दो फट से। आ जाओ। मतलब उसमें हम्म। मतलब भूख की भरमारी हो। भूख भूख क्या था? देखो, तुम एक बार चीज को सुन लोगे तो तुमको मजा आएगा। स्टोरी के जैसा भी हम लोग बाद में कर लेंगे, एक बार स्टोरी तो सुना रहा हूँ यार, और क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी। हाँ पॉपुलेशन हाँ, पॉपुलेशन क्या हुआ था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 1848 का समय है ये, ठीक है। हाँ मतलब 1830s, मतलब लेकिन एग्जैक्ट ये ईयर देखेंगे हम लोग तो वो 1848 में ये कुछ यहाँ पे हो रहा है, इवेंट हो रहा है, ठीक है। सो हो क्या रहा है 1830s में, बहुत ज़्यादा, एक तो पॉपुलेशन बढ़ गया। पॉपुलेशन बढ़ गया तो जॉब तुम्हारा कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, रूरल से अर्बन की तरफ लोग जा रहे हैं, स्लम में रह रहे हैं, उनके पास रहने का कुछ अच्छा जगह नहीं है, ना खाने के लिए अच्छा कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है। दूसरा, दूसरा क्या, जो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं था। प्लस जो है ना वहाँ पे कंपटीशन भी कर रहा था। अब हाँ, इंग्लैंड का क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड्स। यस, इंग्लैंड तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज्ड हो ही गया था, और फ्रांस अभी भी उतना इंडस्ट्रियलाइज्ड तो हुआ नहीं था। तो हो क्या रहा था, इंग्लैंड जो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड होता है वो मार्केट खोजता है अपना गरीब कंट्री में। जैसे कि यूरोप का कॉन्टिनेंट था पूरा। हाँ, तो इंग्लैंड क्या कर रहा था, अपना चीप सामान यहाँ पे भेज रहा था, सस्ता, तो लोग ये खरीद रहे थे। अब जो फ्रांस के अपने जो आर्टिसंस होंगे, जो बनाते हैं सामान वगैरह छोटा छोटा, तो उनका सामान तो कोई नहीं खरीदेगा, लोग सस्ता सामान खरीदेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे और भुखमरी होगी, लोग और गरीब होंगे, और परेशान होंगे। और मजा कौन कर रहे थे, तुम्हारा थर्ड स्टेट में जो रिच थे, मजा तो वो कर रहे थे, पुअर तो पुअर ही रह जा रहे थे, पुअर को तो और परेशानी ही हो रही थी धीरे धीरे, समझ रहे हो। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया रिवोल्ट, है ना। कोई लोग पागल हो गए थे भूखे पागल। हाँ, और फिर हुआ क्या, जो कि कहते हैं मेरी तरफ से नहीं, किसी राजा राजा का लुईस फिलिप को अपना गद्दी छोड़ना पड़ा। भाग जाना पड़ा वहां से, भागना पड़ा था तो उसको लुई फिलिप। लुई रिटर्न कर देते हैं। हाँ, तो यस, तो लुई फिलिप भाग गया वहां से। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो नेशनल असेंबली थी, ये रिच लोगों की, एजुकेटेड लोगों की, मिडिल क्लास वाले, फ्रांस को रिपब्लिक बना दी। हाँ, फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया। और ये हो गया कहानी 1848 में, जब फ्रांस का हो गया खत्म ये कहानी। लेकिन इस समय जब यहाँ पे फ्रांस में जो गरीब, पीजेंट्स, पुअर, ये लोग जब रिवोल्ट कर रहे थे, उसी समय पैरेलली यूरोप में एक और कुछ कांड हो रहा था। वो 21 है 21 ईयर 21, जब ईयर वाला। नहीं 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 नहीं, 21 ईयर नहीं, वो तो फ्रेंचाइजी है, वो छोड़ दो अभी। वो अभी यहाँ पे जो है ना, फ्रेंचाइजी देखोगे तो इस समय में सभी को मिल गया, 21 साल से ऊपर वाले, रिपब्लिक का मतलब क्या था, 21 साल से ऊपर वाले सभी मेल एडल्ट्स को सफरेज मिल गया। सफरेज का मतलब राइट टू वोट, 21 साल से ऊपर वाले सारे मर्द को, ठीक है। तो ये हो गया था, ठीक है। लेकिन इसी समय पैरेलली क्या हो रहा था, पैरेलली यूरोप के दूसरे कंट्रीज में, जैसे जर्मनी, इटली, यहां पे जो यही थर्ड स्टेट के जो रिच एंड एडुकेटेड लोग थे, मिडिल क्लास के जो लोग थे, कौन से, एडुकेटेड वाले, थोड़े पैसे वाले, प्रॉस्परस, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग भी एक रिवोल्ट जैसा कर रहे थे, क्योंकि वहां पे तो अभी भी मोनार्की ही थी। यहां पे ना रिपब्लिक हो गया, यहां पे सब कुछ चेंज हो रहा है, पहले कुछ और था, फिर कुछ और, फिर कुछ और, लास्ट में। उसका डिमांड था। हाँ नहीं, फ्रांस में तो हो करके, फ्रांस में जो जो उसका डिमांड। हाँ वैसा ही ये लोग भी मोनार्की से बच करके अब बोल रहे थे, हमें भी भैया कॉन्स्टिट्यूशन में आना है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करिए, हमें भी हक दीजिए, लिबर्टी दीजिए हमें। तो यहां पे क्या हो रहा था, ये जो थे मिडिल क्लास वाले, ये लोग रिच, मिडिल क्लास मतलब थर्ड स्टेट का जो रिच वाला डिवीजन है ना, समझ लो वो वाले लोग ये चीज का डिमांड कर रहे थे। और इन्होंने जैसे जर्मनी का इसमें स्टोरी बताया, स्टोरी क्या मतलब बात बता रहा है कि जर्मनी के लोगों ने बोला कि हमारी भी जर्मन
नेशनल असेंबली होनी चाहिए, जैसे इन्होंने बनाया था ना, कब बनाया था इन्होंने, 1789 में इन्होंने बनाया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय। इन्होंने कहा हमें भी भैया जर्मनी नेशनल असेंबली चाहिए, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। लेकिन ये कर तो रहे थे, इन्होंने दबाव भी अच्छा बना दिया किन किन के ऊपर, मोनार्क्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन इस चक्कर में इन्होंने अनदेखा किया किसको, वहां के पुअर्स को, पीजेंट्स को, गरीब को, जो थर्ड स्टेट के सबसे नीचे वाले लोग हैं ना, उनको इन्होंने अनदेखा किया, मतलब उनकी बात को कुछ नहीं मानी, इग्नोर कर दिया, इग्नोर। अब क्या हो रहा है, इन्होंने जब बोला जो ये जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, रिच वाले, उन्होंने बोला कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और जो राजा है वो रहेगा, बट क्या होगा, मतलब वही कॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, मतलब राजा का जो पावर है वो कंट्रोल होगा फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा रहेंगे बट इट विल बी कंट्रोल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहां का जो जर्मनी का राजा था वो बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और भी जो जर्मनी के मतलब जो लोग थे, जो राजा थे ना, ये उनके साथ मिल गया और बोला कि भैया ये जो लिबरल्स हैं हमें इनको हटाना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ देखो, ये जो मिडिल क्लास के जो अमीर लोग थे उनका साथ इन पुअर्स और पीजेंट्स तो दे नहीं रहे थे, क्योंकि इनको तुम लोगों ने अनदेखा कर दिया, ये क्यों हेल्प करें तुम्हारा। अब ये किंग जो है अपने आर्मी के साथ इनके ऊपर क्या करेगा, ये रिवोल्ट करेगा तो वो रिप्रेस करेगा, रिप्रेस करेगा ना, जो ऑपरेसर है ये ऑपरेसर हुए ना, तो ये रिप्रेस करेंगे, दबाव डालेंगे, मारेंगे पीटेंगे। किनको मारेंगे पीटेंगे, ये जो लिबरल्स हैं, रिच हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो है ना। और इनके पास अब भैया ये लोग तो पढ़े लिखे जो टीचर और प्रोफेसर होते हैं, इनके पास होता है क्या, हाथ में दम होता है क्या इनके, कुछ नहीं होता है। एक थप्पड़ मारोगे ये तो हिल जाएंगे, लेकिन असली दम किनके पास होता है, जो गरीब होते हैं, जो किसान होते हैं, हल चलाते हैं। तो और ये तो साथ थे नहीं उनके, तो ये लोग डर गए, दब गए और भाग गए वहां से कि ठीक है भैया छोड़ दो। तो यहां पे क्या हुआ, ये अभी हो गया यहां पे इनका प्लान फुस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने का फ्लॉप हो गया। यस यस यू कैन से इट गॉट फ्लॉप्ड। हुआ था पैरेलली यहां पे भी चल रहा था ये चीज, जैसे वहां पे गरीब लोगों ने, एकदम गरीब लोगों ने किया था फ्रांस में, यहां पे रिच लोगों ने किया था। लेकिन चूंकि गरीब को छोड़ दिया तो किंग और उनकी आर्मी से रिप्रेस होकर के लिबरल्स डर के भाग गए और ये प्लान हो गया उनका फ्लॉप। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जर्मनी में नहीं आया, इटली में भी कहीं नहीं आया अभी। अब क्या हो रहा है, तो ये है तुम्हारा सेकंड वाला जो टॉपिक है ना, ये यही था, इसी के बारे में, द रिवोल्ट ऑफ द लिबरल्स, ठीक है। सो दिस इज द रिवोल्ट ऑफ द लिबरल्स हो गया, यहां तक हो गई बात। लेकिन अब क्या है, ये होने के साथ साथ लोगों को समझ में आ गया, किनको, जो मोनार्क थे, जो मोनार्क थे ना, मतलब जो किंग थे या नोबल्स थे या जो एरिस्टोक्रेट्स थे, उनको समझ में आ गया कि भाई ये जो साइकिल चल रहा है, किसका साइकिल, कि नहीं, कि वो लोग रिवॉल्यूशन करेंगे, हम लोग उनको फिर से रिप्रेस करेंगे, यू नो, फिर वो कभी उठ के रिवॉल्यूशन करेंगे, हम उनको फिर से रिप्रेस करेंगे, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आएगी, कभी रिपब्लिक आएगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। उससे अच्छा है भाई हम ही लोग अपने हाथ में कंट्रोल को लेते हैं, नोबल्स लोगों ने बोला। और अब लोग इतने समझदार हो गए हैं कि हमारी मनमानी ज्यादा चलने देंगे नहीं। उससे अच्छा है हम जो ये थर्ड स्टेट के लोग हैं, जो लिबरल्स हैं, अपने आप को जो लिबरल्स कहते हैं, वी नीड टू गिव देम कॉन्सेशंस। कॉन्सेशन का मतलब
उनको कुछ छूट दीजिए, उनको अपने सरकार में कुछ जगह दीजिए, उनको भी कुछ बोलने का हक दीजिए अपने सरकार में, और फिर हम लोग क्या करेंगे खुद, जो अभी हम लोग क्या हैं, अभी तो बस एक टेरिटरी है, तो हम लोग खुद बनाएंगे नेशन स्टेट। मतलब समझ रहे हो कहानी कैसे घूम गया? कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं नोबल्स लोग, जो रईस हैं, किंग हैं, जो राजा हैं। कौन सा देश का? ये हो रहा है जर्मनी, एंड सेम गोज विथ इटली, कि इनके राजा लोगों ने बोला यार हम लोगों ने यदि वैसा किया ना तो ये फ्रांस के जैसा हमें ही उड़ा देंगे पूरा, ठीक है, आज नहीं तो कल तो उड़ा देंगे। रिवॉल्यूशन रिप्रेशन, रिवॉल्यूशन रिप्रेशन, रिवॉल्यूशन रिप्रेशन के चक्कर में हमारी जाएगी गद्दी। उससे अच्छा है हम क्या करते हैं, हम इनको थोड़ा देते हैं कंसेशन, जो लिबरल लोग हैं, और हम क्या करते हैं, हम खुद से नेशन स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं। नेशन स्टेट का मतलब क्या हो गया, देखो उस समय क्या था, कोई भी देश किसी का थोड़ा सा टेरिटरी कब्जा ले रहा था, ये देश फिर थोड़ा सा इसका कब्जा लिया, और ये जो देश है इसका इसने कब्जा लिया है, तो ऐसे करके टेरिटरी 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 सब जगह का बना हुआ था। जैसे कि तुम्हारा पोलैंड है, तो पोलैंड में, हाँ, तो रशिया ऑस्ट्रिया कोई भी कुछ भी कर रहा था। इटली का भी देखोगे तो 7 टुकड़ा हो गया था, और 7 में से बस एक ही टुकड़ा था, पीडमोंट करके है, वो राज्य है जहां पे इटली के राजा थे। बाकी सब जगह या तो स्पेन का राजा, या फ्रांस का राजा, या जर्मनी का राजा है। सोच लो, जो छोटे 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 टेरिटरी नहीं, इसका कब्जा लिए, इसका वो कब्जा लिए, उसका ये कब्जा लिए। तो इन्होंने बोला, जैसे जर्मनी ने बोला कि बॉस हमें ही नेशन स्टेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो जर्मनी का जो राजा था, राजा तो उस समय कुछ ज्यादा नहीं कर रहा था, लेकिन उसका जो चीफ मिनिस्टर था, जो मेन, वो था बिस्मार्क, और ये था हंटर वाला आदमी बिस्मार्क, ये याद रखना। तो इसने क्या किया, इसने किया युद्ध, लड़ाई, जो उनके जो जर्मनी के जैसे जो जिन्होंने जिन्होंने कब्जा किया हुआ था ना, बहुत सारे कंट्रीज ने जर्मनी के बहुत सारा राज्य को कब्जा किया हुआ था, तो उन सबको हटा करके, भगा करके, और जर्मनी को पूरा एक नेशन बनाया, ठीक है। 3 साल, लगभग 7 लड़ाई लड़ा, 3 इयर्स तक कंटिन्यू लड़ाई किया इन्होंने, और 7 वॉर्स लड़े, और तब जाकर के जर्मनी एक नेशन स्टेट बना। 1943 पहले वाला जर्मनी था वैसा बना। हाँ, ये लगभग बना था तुम्हारा 1871 में, नेशन स्टेट बना। उसका तो 1946 बना। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड ये है, आएगा इंपेरियलिज्म के कारण, फिर क्या हो रहा है वो फिर आएगा। तो ये यही चल रहा है तुम्हारा। और इसमें पता है क्या, वो जो बिस्मार्क था वो प्रूशिया वाला था। प्रूशिया भी एक बहुत बड़ा टुकड़ा था ना जर्मनी का एक, तो वहीं का जो बिस्मार्क था, और उसी ने लीड किया था लड़ाई को, ठीक है। तो उन लोगों ने लड़ाई किया और इसको पूरा एक नेशन स्टेट बनाया, एक राष्ट्र बनाया 1871 में। तो ये तुम्हारा है, यही बात कर रहा है इसमें जर्मनी के बारे में, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ठीक है। सो जर्मनी का तुम देखोगे तो इसने वही, प्रूशिया का जो है ये बिस्मार्क, उसने सब कुछ किया। ओटो वॉन बिस्मार्क नाम है इसका, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है ओटो वॉन बिस्मार्क। वही आर्किटेक्ट था इस प्रोसेस का, जिसने प्रूशियन आर्मी के मदद से 3 वॉर्स ओवर 7 इयर्स, ओह शिट, मैं गलत उल्टा बोल दिया, 7 लड़ाई 3 साल नहीं, बल्कि 3 वॉर्स और 7 ईयर तक वो लड़ा नेशन स्टेट बनाने के लिए, समझे। और फिर जो प्रूशिया का ही राजा था उसको जर्मनी का एम्पायर बना दिया गया, कैसर विलियम वन। जो कैसर विलियम वन जो है उसको फिर राजा बनाया, और नीचे करते हैं हम्म, लाइक नेशन स्टेट बना था उससे पहले वो एम्पायर बना।
हाँ, यस, क्योंकि इनका तो वही था ना यार कि ये जो मोनार्क है उसको पूरा खत्म नहीं करना है हमने, मोनार्क को खत्म नहीं करना है, क्योंकि इनका भी तो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, हम राजा रहेंगे तभी तो हम मजा कर पाएंगे, समझ रहे हो। और सेम उसी तरह से इटली का यूनिफिकेशन फिर बताया है, ठीक है, कि इटली कैसे हुआ, तो इटली भी 7 टुकड़े में जैसे बटा हुआ था, ठीक है, जिसमें से स्पेन के पास था उसका हिस्सा, कुछ ऑस्ट्रियन के पास था, और उन 7 में से बस एक सार्डिनिया पीडमोंट था, मतलब इटली के 7 टुकड़े थे, और उन 7 टुकड़ों में से बस एक था सार्डिनिया पीडमोंट, जिसपे कि इटली का राजा था। यहाँ पे तो मैप में है ही नहीं। होगा नहीं होगा मैप में छोड़ दो ना, कोई बात नहीं, सार्डिनिया तो आया नहीं था ना। होगा, इवन आई डोंट नो यार, होना चाहिए, ठीक है, सार्डिनिया पीडमोंट करके था, उसमें बस एक में था वो, और बाकी ऑस्ट्रियन के पास था या फिर स्पेन के पास था। स्पेन ने तो अच्छा खासा इसका पूरा साउदर्न रीजन को ही अक्वायर किया हुआ था। और हम लोगों ने एक देखा था कि 1830 में यहाँ का कौन एक बंदा उठ के आया था लिबरल का, गिसिप मजीनी, तो फिर से वो यहाँ पे रोल में आ रहा है अभी, ठीक है। और वो कब आया था, 1815 के बाद, जब 1815 में, क्योंकि क्या हुआ था, फिर उस दिन नेपोलियन हारा था। कहाँ हारा था, वाटरलू। वाटरलू की लड़ाई में हारा था, ठीक है। और किससे किससे हारा था, रूसिया, ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से हारा था। और ये कहाँ का बंदा था, इटली, गिसिप मजीनी, ठीक है। अब इस बंदे के साथ एक और बंदा था जो इससे बहुत प्रभावित था उसी समय से, ठीक है, उसका नाम था गैरीबाल्डी, गिसिप गैरीबाल्डी, ठीक है। वो भी जैसे ये गिसिप मजीनी है, उसका नाम है गिसिप गैरीबाल्डी, ठीक है। लेकिन गिसिप गैरीबाल्डी से पहले इसने हेल्प किया इटली के यूनिफिकेशन में, लेकिन जो मेन, जैसे वहां पे कौन था, जर्मनी के यूनिफिकेशन में कौन था चीफ मिनिस्टर, जो मेन था रोल, बिस्मार्क। बिस्मार्क, ओटो वैन बिस्मार्क। वैसे यहाँ का इटली का जो हो रहा है, और इटली का कहाँ कौन सा था एक राज्य जो उसके पास था, सार्डिनिया पीरियड हाँ, जैसे ये प्रूशिया का था, प्रूशिया राज का था, वैसे ही इटली का जो सीएम कहाँ का, सार्डिनिया पीडमोंट का जो था, उसका नाम था कैवर, जिसने इस चीज को बीड़ा उठाया और सबको यूनिफाई किया। उसने भी लड़ाई की, ऑब्वियसली लड़ाई करना पड़ेगा, स्पेन के अंदर जो था, ऑस्ट्रिया के अंदर जो था, उन सब से इसने भी लड़ाई किया, और इसने भी फिर यूनाइट किया। तो जैसे वो हुआ था 1871 में जर्मनी यूनाइट, ये हुआ था 1861 में, और इसी के साथ इसका साथ दिया था फिर गिसेप, नहीं मजीनी नहीं, मजीनी से प्रभावित एक बंदा, उसी के ग्रुप का बंदा, गैरीबाल्डी। और यदि तुमसे पूछा कि कौन सा ग्रुप बनाया था गिसिप मजीनी ने, तो क्या बोलोगे, यंग यूरोप और एक यंग इटली, मतलब इन्हीं के नाम से याद रखो ना, एक तो इटली का था तो यंग इटली बना लिया, और वो था एक यूरोप का तो यंग यूरोप बना लिया, तो 2 ग्रुप बनाए थे उसने। तो ये उसी में से किसी एक का मेंबर होगा, या प्रभावित था काफ़ी उससे, उसका फ्रेंड था, सो इसने भी उसका साथ दिया, किसका, केवर का, फ्रेंड का सेम सरनेम। होगा यार, घिसिप घिसिप हो सकता है कोई होगा फैमिली का, यहाँ पे भी तो होते हैं ना, सिंह वाले होते हैं, झा वाले होते हैं, सब तो होते ही है ना। और फिर विक्टर इमैनुअल टू वहां का जो था, वही सार्डिनिया पिडमोंट का, उसको पूरे यूनाइटेड इटली का राजा बना दिया गया, ठीक है। सो ये था तुम्हारा मेन, इटली का यूनिफिकेशन भी कैसे हुआ, और तो हराया भी। हाँ, तो हराएगा नहीं तो भाई बनेगा कैसे, बिना हराए बनेगा कैसे, इटली यूनिफाई होगा कैसे, जर्मनी यूनिफाई होगा कैसे।
ठीक है। अब और ये कौन कर रहा था? नहीं 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 नहीं, यदि तुमसे पूछा कि विच ग्रुप वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली एंड हाउ दिस यूनिफिकेशन वॉज डिफरेंट फ्रॉम फ्रेंच यूनिफिकेशन, यदि ये पूछा तो इसका आंसर क्या बोलोगे? कौन सा ग्रुप था जो इस यूनिफिकेशन को कर रहा था और वो फ्रेंच से अलग कैसे था? नो, नोबल्स एंड आर्मी, ये जो ऊपर वाले लोग थे वो लोग कर रहे थे। फ्रेंच में किन्होंने किया था यूनिफिकेशन का काम? बेसिकली थर्ड स्टेट के लोग। इसके लिए सबसे अच्छा तुम लोग सेंटेंस जब ये पढ़ोगे ना तब तुम लोग को, इसलिए बुक की रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम लोग ये एक पॉइंट पढ़ना, हाँ, कौन सा? द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली से पहले का जो लास्ट पैराग्राफ है वो पढ़ना। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली से पहले नहीं, सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वेयर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कंजर्वेटिव फोर्सेस वेयर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट। मतलब कंजर्वेटिव्स का जो फोर्सेस था, मतलब फोर्स, मतलब उसको सप्रेस नहीं कर पाया। कैसे नहीं सप्रेस कर पाया? सप्रेस कर पाया ना। लिबरल का मूवमेंट। और क्या हुआ था लिबरल का मूवमेंट, और क्यों कैसे कर पाया था सप्रेस? उसको मत देखो, अब तुम सोचो कि मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था। जैसे सप्रेस क्या हो रहा था, पैरेलली दो चीज हो रहा था। फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन हो रहा था, एक रिवोल्ट हो रहा था, और एक बाकी के कंट्रीज में हो रहा था यूरोप की। फ्रांस में रिवोल्ट कौन कर रहा था? हैं? फ्रांस में कौन कर रहा था रिवोल्ट? थर्ड स्टेट में कौन? रिवोल्ट जब भी करेंगे तो भाई थर्ड स्टेट वाले ही करेंगे ना। लेकिन थर्ड स्टेट में फ्रांस में कर रहे थे सबसे जो पुअर और पीजेंट्स हैं, भूख से। हाँ, लेकिन जर्मनी और इटली में लिबरल्स ये ऊपर वाले कर रहे थे, मतलब थर्ड स्टेट में ही ऊपर वाले, है ना। लेकिन ये क्या हुए, जीते कि हारे? जर्मनी और इटली वाले जो लिबरल्स कर रहे थे हारे। क्यों? क्योंकि हाथ में दम नहीं था और पुअर्स का हेल्प नहीं लिया था इन्होंने। जो एक्चुअल किसान है, पीजेंट्स है, उनका हेल्प तो लिया नहीं, और किंग से भिड़ने चले गए और बोल रहे हैं कि मेरी बात माननी पड़ेगी। ऐसे कैसे होगा? और फ्रांस में ऐसा नहीं हुआ था। फ्रांस में दोनों ने मिलकर के किया था जब रिवॉल्यूशन हुआ था, याद करना, स्टार्टिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना, दोनों मिलकर के हुआ था। सो दैट्स द रीजन ये लोग हार गए। तो वही वो बोल रहा है, दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वेर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848। 1848 में जो लिबरल्स ने ट्राई किया कि कंजर्वेटिव्स को हराएं। कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ? पुराने सोच रखने वाले, जो हराया था वाटरलू में नेपोलियन को, तो वो कंजर्वेटिज्म को लेके आए थे ना। जो राजा लोग थे वो कंजर्वेटिस्ट ही हैं, ठीक है, कि राजशाही अच्छा है, ये कंजर्वेटिव माइंडसेट है। सो दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वेर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। वो पुराना ओल्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? जो एकदम से पुराना दकियानुसी जो उसका मोनार्क सिस्टम था, उसको फिर से वो रिस्टोर पूरा का पूरा वैसे नहीं कर पाए। क्योंकि यार लोग एक बार भड़क चुके हैं तो मतलब भड़क चुके हैं, उनके अंदर आग तो लगी ही रहेगी, ठीक है। सो मोनार्क्स वेयर बिगनिंग टू रियलाइज, मोनार्क्स ने स्टार्ट किया ये रियलाइज करना दैट द साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रिप्रेशन, जो मैंने बताया कि रिवॉल्यूशन होगा, फिर हम रिप्रेस करेंगे, फिर वो रिवोल्ट करेंगे, फिर हम रिप्रेस करेंगे, फिर वो रिवोल्ट करेंगे, हम फिर रिप्रेस करेंगे। तो भाई ये नहीं, हाँ, और फिर हो सकता है हम लोग जैसे फ्रांस में पूरा का पूरा हटा दिया, गिलिटिन कर देते हैं, कभी मार देते हैं, कभी भाग जाते हैं वो लोग, हमें भी वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। उससे अच्छा है हम ही लोग थोड़े समझदार हो जाते हैं, जो कंजर्वेटिव लोग हैं, और जो लिबरल लोग हैं उनको थोड़ा सा कंसेशन देते हैं, थोड़ा छूट देते हैं, थोड़ा अपने में मिलाते हैं, एंड
हम लोग ही अपने देश को यूनाइट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, नेशनलिज्म का अब जो पहले चादर लिबरल्स लोग पहनते थे कि देश हमें एक करना है, हम नोबल्स वो नोबल्स लोगों ने पहन लिया, हाँ, है ना, कि हम अब एक करेंगे देश को। और वो चीज तुमने देखा जर्मनी में, तो जर्मनी में देखो क्वेश्चन भी लिखा है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन, नहीं लिखा है ना। सो कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। तो आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट का मतलब होता है भाई, जैसे कोई भी बिल्डिंग तुम बनाते हो तो उसका जो प्लान बनाएगा, जो उसका डिजाइन बनाएगा, वो आर्किटेक्ट बनाता है, ठीक है। और आर्किटेक्ट के बाद इंजीनियर्स जो हैं उस प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं। सो वही है आर्किटेक्ट का मतलब, कि आखिर वो नेशनलिज्म का चोंगा पहन के कौन आगे बढ़ेगा। कब्जा करेगा, देश का नया मैप बना देगा। क्या बोल रहे हो भाई? आर्मी जाएगा, कब्जा करेगा, देश का न्यू मैप बना देगा। यस, उसके बाद वहां का गवर्नमेंट को वहां पर काम करना, यूनाइट कर देगा, है ना, ये इंडस्ट्रियलाइज करेगा, हाँ, अच्छा करेगा। यस, ठीक है। तो ये समझ में आया इटली यूनिफाई फिर कैसे हुआ और जर्मनी। तो अब कोई पूछा तो बता दोगे कि फ्रांस का यूनिफिकेशन क्यों अलग है जर्मनी और इटली से? क्या बताओगे, एक लाइन में बता दो मुझे। आदित्य बताएगा। क्या बोल देते हैं? जैसे फ्रांस का यूनिफिकेशन जर्मनी और इटली से अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आर्मी आर्मी ने वो रोल निभाया, नोबल्स एंड आर्मी ने वो निभाया काम। जो काम लिबरल्स करते थे वो यहां पे नोबल्स एंड आर्मी ने किया, ठीक है, ठीक है। अब है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। इसमें क्या है, ब्रिटेन के भी यूनिफिकेशन की अब हम बात कर रहे हैं। सो ब्रिटेन था क्या और ब्रिटेन है क्या? नेशनलिस्ट हाँ, सो इसके लिए इसको हटाना पड़ेगा। आंसर्स में ये सब तुमको ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो वर्ड्स है ना बेटा हिस्ट्री में, वही मेन खेलेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। सो वर्ड्स तुमको याद रखने पड़ेंगे, और वर्ड्स आसान है, यदि तुम उसका हिंदी मीनिंग समझ जाते हो तो वर्ड्स को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। उसको रिवाइज करोगे, 2 से 4 5 बार रिवाइज यदि तुमने कर लिया, सब तुम्हारे दिमाग में रहेंगे। बट तुम रिवाइज ही नहीं करोगे तो फिर तो कोई उसका उपाय नहीं है ना। सो रिवाइज करना है, ठीक है। तो इंग्लैंड का कुछ मैप वैप ध्यान में है क्या तुम लोगों को? यस सर। बताओ, कुछ आइडिया बताओ। लाइक पहले ऊपर से थोड़ा शुरू कीजिए, कहते हैं पहले ऊपर के लिए थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा। ऐसे बताओ ना, ऐसे इतना कौन, हम लोग कार्टोग्राफर थोड़ी ना है। तो एक आइलैंड यहाँ पे ऐसे बना देंगे, बगल में आयरलैंड यहाँ ऐसे एक आयरलैंड, ना थोड़ा छोटा रहेगा। चलो ठीक है यार, छोटा कर लेंगे। अभी छोटा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कुछ और है, ये कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, और अब बराबर ही है ये लगभग लगभग, और यहाँ पे भी एक कुछ है। तो क्या, कौन सा क्या है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नदर्न आयरलैंड। नेदरलैंड, नदर्न आयरलैंड। हाँ, वेरी गुड। सो दिस इज स्कॉटलैंड, दिस इज वेल्स, दिस इज योर इंग्लैंड। नदर्न आयरलैंड। पहले ये पूरा आयरलैंड था, बाद में डिवाइड होकर के हो गया, दिस इज नदर्न आयरलैंड एंड दिस इज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है। नीचे फ्रांस। वो सब इधर है, इधर ये वाला जो टापू वाला एरिया है ना, इसमें बस इतने यही लोग हैं। ये नॉर्थ सी वगैरह है यहाँ पे एंड ऑल दोज थिंग्स। बाकी ये फ्रांस वगैरह तो अब यूरोप का हिस्सा है, प्रॉपर यूरोप का हिस्सा है, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी, जो भी अब कह लो, स्पेन, सबसे पहले यहाँ इधर स्पेन है, फिर ऐसे जो भी है, ठीक है, मतलब वेस्टर्न साइड में। जापान, यूरोप का जापान। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये हम लोगों को इंग्लैंड जो है सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे आ गई थी, ये तो सबको पता ही होगा।
और कब आ गई थी? 1750s तक। 17 नहीं, 17 सेंचुरी, 17 सेंचुरी का मिड तक आया। हाँ, मिड के बाद ही आया, लेकिन आ गया था 1600 समथिंग में, आ गया 1650 के बाद लगभग आ गया था वहां पे। 16 नहीं नहीं, 16 समथिंग में इंडस्ट्रियलाइजेशन हिट हो गई थी इंग्लैंड में, जिसके कारण इन्होंने क्या किया था, रिवोल्ट किया, सबके ऊपर अपना हक जमाना स्टार्ट कर, सब करते हैं, इसने भी करना स्टार्ट कर दिया। और ये क्या, इस पे थोड़ा सा लैंड जो है ना वो उठा हुआ है, स्कॉटलैंड, तो ये हाईलैंड कहते हैं, हाईलैंडर्स यहाँ पे रहने वाले को हाईलैंडर्स कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाईलैंड कहते हैं, और स्कॉटलैंड को हाईलैंड भी कहते हैं, और हाईलैंड को, हाईलैंड में रहने वाले को हाईलैंडर्स कहते हैं। ये लोग, इनका अपना लैंग्वेज था, आयरलैंड वालों का अपना लैंग्वेज था। अच्छा, इसमें ना क्रिश्चियंस के भी दो होते हैं। एक कैथोलिक, एक ऑर्थोडॉक्स। नहीं, ऑर्थोडॉक्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है, प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। इनकी थोड़ी सी कहानी, जितनी जरूरत है उतना समझ लेते हैं। कैथलिक जो एक्चुअल क्रिश्चियंस पहले से चलते हुए आए, प्रोटेस्टेंट्स वो जो प्रोटेस्ट करते थे। प्रोटेस्ट का मतलब कि भाई इनमें कुछ चेंज करने की जरूरत है, सो कुछ हमें चेंज करना चाहिए, बट कैथलिक बोलते थे नहीं, जो लिखा हुआ है, जो हम जैसे समझ में आ रहा है हमें पहले से, वही चलेगा। सो इन दोनों में हमेशा से लड़ाई हुई है। क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स तो है ही एक अलग, वो बाद में आया था, ठीक है। सो इसमें क्या है, इसमें ज्यादातर कैथलिक थे, ये पूरे आयरलैंड में ना कैथलिक्स ज्यादा हैं प्रोटेस्टेंट से। लेकिन इंग्लैंड जो है ना, ये ज्यादातर वेस्टर्न वाले कंट्रीज, ये सब हैं प्रोटेस्टेंट, ज्यादातर ज्यादातर। सो ये इंग्लैंड क्या किया, इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट है, खुद भी था मतलब, और इसने क्या किया, इसने इनके प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया कैथलिक्स को दबाने में, और वहां पे भी अपना हक जमा लिया, स्कॉटलैंड पे भी हक जमा लिया, और वेल्स पे भी हक जमा लिया। तो इन सबको जब हम मिला देते हैं ना, मतलब आयरलैंड में भी अब तो केवल नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड, तब इसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड, ये यूनाइट हो गया तो यूनाइटेड किंगडम कहेंगे, हैं? ग्रेट ब्रिटेन को बोलते हैं। नहीं, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं जब ये हमारे साथ रहता है ना केवल, तब इसको हम लोग ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। लेकिन हिस्ट्री की बुक में हम जब ये ऐसे कहीं भी देखोगे ना, यही बताते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन इसको कहते हैं। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन बेसिकली ये अपने आप को भी बोलते हैं ये लोग, ब्रिटेन, केवल अपने आप को, इंग्लैंड वाले। लेकिन जब तुम इसमें पढ़ोगे ना, तो इन्होंने जब एक साइन किया था ट्रीटी, ये देखो यहां पे है, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland। ठीक है, मतलब जब इन्होंने स्कॉटलैंड पे कब्जा किया था ना, तभी इन्होंने यूनाइटेड किंगडम वगैरह बोलना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब पहले तो जैसे ये केवल इंग्लैंड था, और जब ये इसको कब्जा कर लिया तभी बोलने लगे इसको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। इंग्लैंड की जगह अब ये ब्रिटेन हो गया, दोनों को मिला दिए तब, और जब सब मिल गया तब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ऐसे। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों का कहना है, मतलब हमेशा से तुम कहीं भी देखोगे ना यूट्यूब पे या ऐसे भी, तो वो इसको बोलते हैं कि इसको केवल ग्रेट ब्रिटेन और फिर सबको मिलाएंगे तब यूनाइटेड किंगडम। ऐसा नहीं है, यूनाइटेड किंगडम इन्होंने यहाँ से ही कहना स्टार्ट कर दिया था इसको, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और फिर बाद में जब नॉर्थ आयरलैंड को भी कैप्चर किया तो वो भी इसका हिस्सा हो गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का ये एक हिस्सा हो गया, ठीक है। तो हमको यही बोलना है अभी हिस्ट्री के बुक के हिसाब से। सो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कब बन गया, कब बन गया? 77 जब सबसे पहले इसने स्कॉटलैंड के ऊपर 1707 में कब्जा कर लिया और ट्रीटी कर ली, ठीक है, ठीक है। हाँ, टाइम हो रहा होगा, अभी तो 6:40 हो रहा है, हाँ, ठीक है। अब इसको एक बार द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन को एक बार पढ़ो तो।
फटाफट फटाफट। इधर द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन 4.3 वाला जो है, कहाँ पे देख रहे हो? नहीं है क्या स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन? अच्छा तुम लोग के बुक से हटा दिया है। हम लोग का मेरा में है पढ़े। पढ़ो। The model of the nation state, some scholars have argued, is Great Britain. हम्म In Britain, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval revolution. हम्म It was the result of a long drawn out process. हम्म There was no British nation prior to 18th century. हम्म। प्राइवेट Primary identity. और 18th सेंचुरी के पहले कोई ऐसा ब्रिटिश नेशन था ही नहीं। हाँ। इंग्लैंड था बस, लेकिन ब्रिटिश नेशन नहीं था। ठीक है। The primary identities of people who inhabited the British islands were ethnic ones, such as English, Welsh, Scot, or Irish. All of these ethnic groups had their own cultural and political traditions. But as English nation steadily grew in wealth, importance, and power, it was able to extend its influence over the other nations of the islands. The English Parliament, which has seized power from the monarchy in 1688 at the end of the protracted conflict, was the instrument through which a nation state with England at its center Came to be forged. came to the Act of Union 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of the Great Britain, maintaining that England was able to impose its influence on Scotland. The British Parliament was henceforth dominated by its English members. The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive cultural and political institutions were systematically suppressed. The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression wherever they attempted to assert their independence. The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language और wear their national dress. the large numbers of forcibly driven out of their homeland. सो बेसिकली वही सब बातें हैं जो हमने यहाँ पे बात करी हैं। ठीक है, कि इसने क्या क्या किया। तो सब जगह अपने अपने एथनिक ग्रुप रहते थे। एथनिक मतलब वहाँ के अपने इनहैबिटेंट्स, वहाँ के नॉर्मल वहाँ के इनहैबिटेंट्स जो हम कहते हैं। ठीक है, वो एथनिक ग्रुप सभी का था। एंड इसने क्या किया, सभी के ऊपर अपना राज चलाना स्टार्ट किया, सभी को इंग्लिश बोलने पे मजबूर किया। इंग्लैंड का इम्पोर्टेंस पावर और क्या कहते हैं उसका जो वेल्थ दबदबा, वेल्थ बढ़ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। क्या कहते हैं 1688 तक वहाँ पे जब क्या कहते हैं पार्लियामेंट बन गया तो मोनार्क की पावर खत्म हो कर गया, देता और कम। अपने अंदर ले लिया। यस, जिसके कारण लोग क्या किया अपना ना ब्रिटिश का जो आइलैंड सब था ब्रिटिश आइलैंड उसका जो नॉर्दर्न पार्ट्स में ज्यादा अपना कब्जा करने लगे। नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन सही में 1750s में आया है वहाँ पे। हाँ नहीं ठीक है, यू आर राइट। लाइक फिर जब लोग स्कॉटलैंड तक गया उखड़ जाएगा सब छोड़ दो उसको। स्कॉटलैंड तक गया फिर लोग 1707 ट्रीटी साइन कर स्कॉटलैंड से। यस, कि आप क्या कहते हैं आप हम लोग का हिस्सा और हम लोग आपसे अपने को ग्रेट ब्रिटेन मिलेंगे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो लोग क्या पूरा दादागिरी करने लगे वहाँ का लोग पे लाइक उन लोग से अपना कल्चर ट्रेडिशन मनवाने लगे। और जो स्कॉटलैंड का जो ट्रेडिशन सब था मतलब एक तरह से धीरे धीरे वो कम होता जा रहा था, उसको दबाते जा रहे थे ना। जो लोग जो लोग क्या कहते हैं अपना इंडिपेंडेंस मानते थे उसको भी सप्रेस करने लगा। यस, सो बेसिकली वही है। और नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ोगे तो वही है कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स आयरलैंड के बारे में, कि वहाँ पे ज़्यादातर कैथलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट कम थे। लेकिन चूंकि ये प्रोटेस्टेंट थे तो इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया और वहाँ पे भी कब्जा वैसे ही कर लिया। ठीक है, और Ireland suffered a similar fate. It was a country deeply divided between Catholics and Protestants. The English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country. Catholic revolts against
British dominance was suppressed. After a failed revolt led by Woolton and his United Irishmen in 1798, Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom in 1801. A new British nation was forged through the propagation of dominant English culture. The symbols of the new Britain, the British flag, Union Jack, the national anthem, God save our noble king. The English language was actively promoted and the older nation survived only as subordinate partners in the Union. ठीक है, समझ में आ गया। तो आयरलैंड के भी सिमिलर चीज फेस करने को मिला। वो लोग एकत्र कैथोलिक थे ना, तो इंग्लैंड जो थे प्रोटेस्टेंट थे। तो इसके लिए कि वहाँ का प्रोटेस्टेंट था कि कंट्री के ऊपर कहते हैं अपना डोमिनेंस दिखा। तो इसके लिए ब्रिटेन का जो है ना ये स्ट्रेंज केस ऑफ यूनिफिकेशन है। आज हम लोग को लगता है यार यार ये तो बड़ी अच्छी कंट्री होगी यूनाइटेड किंगडम, ऐसे इस गधे ने सबके ऊपर अपना राज किया हुआ है, इसके लिए इसको स्ट्रेंज केस बोला गया। बाकी के लोगों ने तो यूनिफाई करने के लिए चलो अपना ही अपने पार्ट्स को लेने के लिए लड़ाई किया, चाहे जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो, किसी ने भी। बट इसने तो ऐसा नहीं किया, ये सब अलग अलग थे सबके एथनिक ग्रुप, लेकिन इसने सबके ऊपर अटैक किया। सब जगह सब जगह। अब देखो विजुअलाइजिंग द नेशन है क्या तुम लोग में, है ना? हाँ, विजुअलाइजिंग द नेशन क्या है ना, बड़ा इजी सा चीज है यार। इसमें बस एक वर्ड याद रख लेना, एलिगरी, और बस हो गया तुम्हारा कहानी खत्म। मतलब नेशन को विजुअलाइज कैसे करोगे, भारत को कैसे विजुअलाइज करते हो तुम लोग? जब यदि पिक्चर कुछ बनाना पड़ा, मैप नहीं, जानकारी नहीं। जैसे मान लो तुमको बताना है भारत, बताना है कुछ, मान लो अच्छा नहीं अच्छा, हाँ एक ऐसे भारत माता नहीं बोलते हो, बोलते हो ना? तो यस, उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, है ना? उसका एक आदमी के जैसा उसको आप सिंबलाइज कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट वहीं से हुआ, यूरोप से ही हुआ है। उन्होंने ना अपने स्टेट्स को, अपने कंट्री को जो नेशन स्टेट बनाया, उसको उन्होंने एक लेडी के फिगर से डिपिक्ट करना स्टार्ट किया उन्होंने। हैं क्या? फिगर ऑफ मैरियन, वो अलग है, रिपब्लिक, हाँ हो सकता है, वही वही है, वही ठीक है, मैरियन। तो बेसिकली उसी को ना एलिगरी ऑफ नेशन कहते हैं हम लोग, ठीक है? कि उसका पहचान क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, जो जैसे भारत का है भारत माता। अच्छा, चेहरा इसमें फिक्स नहीं रहेगा, तुम अपने हिसाब से कोई भी, बस वो लेडी का मतलब उसको उस अटायर में डाल दो तुम, साड़ी है जैसे हमारा, ठीक है, उसमें डाल दो, दैट इज भारत माता। वैसे ही जर्मनी का है, ये देखो, जर्मेनिया नाम है, ठीक है? जैसे हम लोग भारत माता कहते हैं, वैसे वो उनका जर्मेनिया है ना? चर्च ऑफ सेंट पॉल में डाला हुआ है। तो बस इतना ही है, और ये तुम्हारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद नेशनलिज्म, और ये इसके बाद भी कुछ है क्या? इसके बाद खत्म है ना? इसके बाद क्या है? नहीं, उसके बाद क्या है? नहीं, इसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, इतना ही है। तो इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, यदि खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लेंगे। तो देखो यार, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म का मतलब समझ लो, और बाकी हम लोग बाद में देखते रहेंगे। नेशनलिज्म का मतलब तो हम लोग समझ ही गए थे, फिर से बता दो क्या था? देश के प्रति लॉयल्टी टुवर्ड्स पैट्रियोटिज्म या पैट्रियोटिज्म नेशन, ये है इंपेरियलिज्म। इसका हिंदी होता है साम्राज्यवाद। और साम्राज्य का मतलब क्या है?
अंपायर सेना। नहीं, साम्राज्य मतलब तुम्हारा एम्पायर नहीं होता, राजा का कितना बड़ा टेरिटरी है, लाइक मतलब जो नॉर्मल टेरिटरी से ज्यादा बड़ा रहेगा, या उतना भी उस साम्राज्य, उसी को कहते हैं साम्राज्य। एशिया में ज्यादा थे, लाइक ईस्ट में तो यही था, ईस्ट एशिया में। देखो साम्राज्यवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो नेशनलिज्म ही से स्टार्ट हुआ तुम्हारा साम्राज्यवाद। पहले तो जब लोगों को दबाया गया हाँ। तो फिर उनके अंदर से रिवोल्ट आया, इन्होंने बोला भैया दबेंगे क्यों हम इतने दिन तक, ऐसे क्यों दबाओगे तुम हमें, सभी को हक मिलना चाहिए। तो वहाँ पे तुम्हारा ये खत्म हो गया रिप्रेशन, और वहाँ पे आ गया तुम्हारा नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म से क्या हुआ, एक नेशन स्टेट बन गया। जैसे जर्मनी बन गया, फ्रांस बन गया, इटली बन गया, इंग्लैंड बन गया, यूएस बन गया, सब बन गया। अब इनके अंदर आई एक अलग लालच कि भाई हम ही सबसे अच्छे हैं, हमारा कल्चर ही सबसे अच्छा है, हम ही रहेंगे तो देश दुनिया रहेगी, नहीं तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। नेशनलिज्म का जब तुम ओवर नेशनलिज्म कर दोगे ना, ओवर नेशनलिज्म, तो वो क्या हो जाएगा, किसी चीज का अति इसलिए अच्छा नहीं होता है। तुम अच्छे हो लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छे भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो दुनिया तुमको नोच लेगी, है ना। तो वही है तुम्हारा इंपेरियलिज्म, और यही इंपेरियलिज्म नेशनलिज्म तो हो गया। लोग क्या हो गए, जब तुम 1775 तक देखोगे तो यूरोप लगभग अपने आप में सब कोई अपना अपना हो गया, नेशन स्टेट बन गया अच्छे से। 1875, ठीक है, 1875 तक लगभग सब लगभग, हाँ 76 में हुआ था वो तो तो 76 में वो भी आज़ाद हो गया था, 13 स्टेट जो उसके थे। तो यहाँ तक ये हो तो गए, आज़ाद हो गए। अब इनके अंदर था कि भैया अब हम और कैसे अक्वायर करें, ठीक है, हम अपने नेशन को और स्ट्रांग करना है हमें, हमारा नेशन क्योंकि सबसे अच्छा है। और जिसने लीड किया क्या, इसलिए किसी भी चीज का अति, वर्ल्ड वॉर को द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स ही बोला जाता था, क्या बोलते हैं, अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। वो तो 2 को भी कह सकते हो तुम, ने वन को ही बोला जाता था। 1 को हाँ, हो सकता है, उसका पता ही नहीं, क्यों बोला गया लेकिन, ये हमको नहीं पता, अच्छा हो सकता है। इसके बाद पता है बहुत सारे हिस्टोरियन है यार दुनिया में, 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ हिस्टोरियन है, सभी का अपना अपना एंगल है, बोलने का तरीका है बोलने का, ठीक है। कोई महात्मा गांधी को अच्छा बताया है तो किसी ने महात्मा गांधी को बहुत खराब बताया है, किसी ने हिटलर को बहुत खराब बताया तो किसी ने हिटलर को बहुत अच्छा भी बताया है, बताते हैं भाई। जो बोलता है महात्मा गांधी का हाथ नहीं है नेशनलिज्म में, इंडिया में। वही वही मैं कह रहा हूँ, हिस्टोरियंस है ना, हिस्टोरियंस सब अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको उन हिस्टोरियंस की बात को सुनना है, समझना है, और जो एक बैलेंस्ड अप्रोच है वो लेना है आपको, समझे। जैसे कोई बोलेगा सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे तो हैं, लेकिन उसी ने हिटलर को भी अच्छा किया है, अच्छा बोला है, और वहां पे गए थे सुभाष चंद्र बोस, पता है, हाँ गए, वहां पे गए हैं, जर्मनी गए हैं। इतना तक पता था कि कॉपी का, जैसे उनका एक कॉपी था हिटलर का, उसका भेष में रहता था। नहीं, उसके भेष में नहीं, वो अलग भेष में गए थे, मजीनी ओजोटा नाम करके, वो अपना बहरूपिया बन करके वो जर्मनी गए थे, मजीनी ओजोटा, और वैसे बन करके रहे थे। और नेताजी उनको ये खिताब कहाँ मिला, बात कर रहे थे, जर्मनी के लोगों ने उनको नेताजी बोला है, जर्मनी के लोगों ने, ठीक है, ये इंडिया के लोगों ने नहीं बोला है। और उन्होंने, बापू किसने बोला है महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस ने बोला है ऑल इंडिया रेडियो पे महात्मा गांधी को बापू, समझे। जब सिविल सर्विसेज यदि गलती से तुम लोग तैयारी में जाओगे तब ये सब पढ़ोगे, क्या समझे। अब आज का क्लास ओवर, आज छोड़ देते हैं, भाग जाओ, क्या है कि ज़्यादा हो जाएगा। इतना लगभग हमारा फर्स्ट चैप्टर अब खत्म हो चुका है, उसमें अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है।
फर्स्ट चैप्टर का जो नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म है, इसमें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताया है, जो बाल्कन स्टेट, ये वो रशिया, जर्मनी, इन सब पे थोड़ा सा बात कर लो, इन सब पे